students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की डिटेल्ड स्टडी करी। हमने एटम्स की ब्रीफ हिस्ट्री से शुरुआत की, फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इन सब के बारे में हमने स्टडी करी। आई होप आप सब लोगों को वो टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। और जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे और फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जर्नी को आज के टॉपिक केमिकल फॉर्मूला के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स लिखते हैं या हम कोई केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं एलिमेंट्स की हेल्प से, तो हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल है H, ऑक्सीजन का है O, कार्बन का है C। उसी तरीके से जब हम कोई कंपाउंड लिखते हैं तो उसे भी हमें सिंबलाइज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हीं के ही सिंबल्स लिखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को भी लिखते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि वाटर का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, H2O होता है। ये तो आपको पता है कि H2O होता है, ठीक है। तो लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ आया कैसे वाटर का, है ना। H2O ही क्यों है, HO2 क्यों नहीं है, या H3O क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन आई होप सबके दिमाग में आया ही होगा, लेकिन किसी ने अपनी टीचर से नहीं पूछा होगा, है ना। शर्म आती है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होता है। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं, जिनको साइंस पसंद होती है, उनके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी जो है कुछ ज़्यादा ही मात्रा में होती है, और इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही ये क्वेश्चंस आने बहुत ही ज़्यादा आम बात है। और इन क्वेश्चन का आंसर भी आपको साइंस से ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो H2O जो है इसका फॉर्मूला क्यों वाटर का? क्योंकि बच्चों जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे तो हमने देखा कि वाटर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, वो दो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बात तो समझ में आ गई कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, पर हाइड्रोजन 2 क्यों और ऑक्सीजन 1 क्यों? क्योंकि ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ऑक्सीजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जिसको हम लोग वैलेंसी भी बोलते हैं, तो अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो होती है 2 और हाइड्रोजन की होती है 1। ठीक है, और एक केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए पहला रूल यही है कि हमें उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि उनकी वैलेंसीज को आपस में क्या करना होता है, बैलेंस। अब अगर ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की 1 है, क्या एक हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी को बैलेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कम से कम मुझे 2 हाइड्रोजन लगेंगे एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। यही बात है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बच्चों H2O है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होती तो यहाँ पे H3O होता। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, डेफिनेशन क्या है केमिकल फॉर्मूला की? कि इट इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होता है? इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द symbolic representation of its composition। उसकी खुद की जितनी भी कॉम्पोजिशन है उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल H2O, ठीक है, जिसके अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें किन किन 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहली चीज़, नेम एंड सिंबल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, है ना। हमें सिंबल्स भी पता होने चाहिए ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है।
ठीक है। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना ही आपकी क्लास में, इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है, जिसमें आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर है, उसमें आपको वैलेंसी डिटेल में बताई गई है। फिलहाल इतना जानना बहुत है कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होते हैं एलिमेंट्स के। इतनी बात समझ में आ गई है ना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चार्ट बनवाया था जिसके अंदर मैंने नेम्स एंड सिंबल ऑफ आयंस बताए थे, है ना, लास्ट में था वो, जिसमें मैंने कुछ कैटायंस बताए थे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, है ना, उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो ही उनकी वैलेंसी होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैंने एनायंस भी बताए थे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फाइड, ये सब बताया था, ठीक है। और मैंने आपको पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में भी बताया था, जैसे हाइड्रोक्साइड, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब उसकी वैलेंसी 1 है। कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब बताया था। लास्ट में मैंने बताया था फॉस्फेट, और फॉस्फेट मैंने आपको क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था PO4 2 नेगेटिव, ठीक है बच्चों। लेकिन ये आपका रॉन्ग है, बाय मिस्टेक ये गलत हो गया, अपने नोट्स में आप करेक्ट कर लीजिएगा कि वो आएगा आपका PO4 3 नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये होते हैं हमारे पॉली एटॉमिक आयंस। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि किन किन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। अब जल्दी से पढ़ते हैं कि केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 तो आपका यही है कि वैलेंसीज बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। वैलेंसीज मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है, मस्ट बी बैलेंस, ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है जो कि आयनिक है, आयनिक मतलब जिसमें एक मेटल एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है। मेटल्स नेम, जो मेटल का नाम है वो कहाँ आएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और नॉन मेटल का नाम जो आएगा वो आपका कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, तो मैं NaCl लिखूंगी, ठीक है, ना कि मैं ClNa लिखूंगी, ये मैं नहीं लिखूंगी। मैं हमेशा अपना मेटल जो है लेफ्ट साइड में और क्लोरीन जो है यानी नॉन मेटल जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखूंगी, ठीक है। ये हमारा सेकंड रूल है केमिकल फॉर्मूला को लिखने का। और लास्ट रूल है आपका थर्ड, पॉली एटॉमिक आयंस के केस में। अगर पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ठीक है, तो जो उनकी वैलेंसी होती है या जो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है या जो आयंस प्रेजेंट होते हैं पॉली एटॉमिक के मॉलिक्यूल के उसके अंदर, तो वो कहाँ रखे जाते हैं, उनको हम ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं और ब्रैकेट के बाहर हम नंबर ऑफ आयंस को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की होती है 1। तो यानी कि मैग्नीशियम को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन की ज़रूरत है, तो यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा MgOH, इसको मैं रखूंगी ब्रैकेट में और बाहर लगा दूंगी 2, है ना। मैं इसको O2H2 तो नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके पॉली एटॉमिक आयन को लिखने का तरीका। ये जो 2 है ये O के लिए भी है कि 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं और केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनवाती हूँ आपसे हाइड्रोक्लोरीन का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोजन या हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसका क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होता है, ठीक है। अब अगर मैं इनकी वैलेंसी की बात करूं तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HCl। 1 को रिप्रेजेंट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा देखूं हाइड्रोजन सल्फाइड, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, लेकिन आराम से समझेंगे।
हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और सल्फर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो इसकी है 1 और सल्फर की है 2। तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस करते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लगाने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है केमिकल फॉर्मूला लिखने का, हम इनको क्रॉस करते हैं। तो यानी कि H के नीचे आ जाएगा ये वाला 2 और S के नीचे आ जाएगा 1, जिसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 को हम कभी नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से थर्ड आता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होगा, CCl। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी होती है आपकी 4 और इसकी होती है 1, क्रॉस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CCl4। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। हमारा नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की कितनी होती है बच्चों, 2 और क्लोरीन की 1, क्रॉस करेंगे तो हमारा आ जाएगा MgCl2। आसान है ना, आसान है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये सारे आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और अब आपको आसान भी लग रहे होंगे, है ना। फिफ्थ आता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम और ऑक्साइड 2 हो गए, इसकी होती है 3, इसकी होती है 2, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Al2O3, Al2O3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड लूं तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगी Ca2O2? नहीं, मैं इसको कैसे लिखूंगी, CaO, क्योंकि ये कट के क्या हो जाएंगे, 1-1 हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें क्या आएगा सॉरी, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का NO3। अब इसमें हम चार्ज लिखेंगे क्योंकि आयंस आ गए ना, तो इसका 1 और नाइट्रेट का भी 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा NaNO3। ठीक है, हमें ब्रैकेट लगा के 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूँ सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं कहूँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट अगर मैं कहती हूँ तो उसमें आ जाएगा Na और CO3, इसकी होती है 1 और इसकी होती है 2, क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा Na2CO3। ठीक है बच्चों, एक और कर लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मैंने आपको बताया ही था, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, NaOH, दोनों का 1-1 होता है तो फॉर्मूला आ जाएगा NaOH। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम लिखते हैं अगला टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है मॉलिक्यूलर मास, राइट डाउन द हेडिंग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे कि आपने एटॉमिक मास पढ़ा है ना। एटॉमिक मास में हमने क्या कहा था कि जो भी एटम का मास होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास में भी यही चीज है कि जो भी कंपाउंड है, जिस भी एलिमेंट से बना हुआ है, उन सबके एटम्स के एटॉमिक मास लीजिए और उनका सम कर दीजिए, यानी कि प्लस कर दीजिए। सिंपल सी बात है ना। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इट इज द सम ऑफ masses of all the atoms in the molecule of a substance, in the molecule of a substance। sum of atomic masses लिख लीजिए, it is the sum of atomic masses of all the atoms in the molecule of a substance। ये चीज क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, किस चीज की बात करूं, अगर मैं मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें आपका कार्बन का मास होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 एटम्स है, 2 × 16, तो 14 + 32, यानी कि इसका आ जाएगा मेरे पास 46U। यानी कि इसका क्या हो गया, ये आपका इसका क्या हो गया, ये आपका यूनिट हो गया। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, 14 नहीं, इसका होता है 12। यस, 14 तो नाइट्रोजन का होता है, माय बैड, आई एम सॉरी। इसमें आएगा आपका 44। इसी तरीके से अगर मैं H2O वाटर की बात करूं
तो यहाँ पे 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 2 + 16 = 18U। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह होता है, बस ये उन कंपाउंड्स में यूज होता है। हम लोग जो ये वर्ड है फॉर्मूला यूनिट, ये उन कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, यानी कि आयनिक पार्टिकल्स होते हैं आपके, लाइक सोडियम क्लोराइड, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन सेम ही रहेगी, इसमें हम बस फॉर्मूला यूनिट की जो है वर्ड उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, हेडिंग डालिए फॉर्मूला यूनिट मास। तो इसमें क्या होगा, दिस इज ऑल्सो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, देखिए सेम है ना, ऑफ ऑल द एटम्स present in formula unit of a compound। बस यहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह फॉर्मूला यूनिट लिख लेंगे, है ना, फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl की बात करूं, यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 58.5U। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला यूनिट। आई होप अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चीज़ें आसान लगनी शुरू हो गई होंगी, है ना, आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, बस एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने की देर है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जिसमें एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा, कोई क्वेरी आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।